दोस्तों, कन्नौज के छिबरा मऊ बाजार के एक चौराहे से चमचमाती हुई बड़ी कार जैसे ही निकलने वाली होती है तो सिग्नल हो जाता है, तो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है। जो आदमी इस कार में बैठा हुआ था वह अपने ड्राइवर से कहता है कि क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर ने बोला, सर सिग्नल हो गया है और मुझे लग रहा है कि जाम भी जो काफी दूर तक लगा हुआ है। गाड़ी में बैठे हुए उस आदमी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए जल्दबाजी ना करो, आराम से चलते हैं। उसके ड्राइवर को भी लग रहा था कि गाड़ी इस सिग्नल से जल्दी पार नहीं हो पाएगी क्योंकि जाम तो काफी लंबा है। तो मालिक द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार ड्राइवर भी गाड़ी को सिग्नल के हिसाब से चला रहा था। तभी वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि गाड़ी के मालिक कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, ऐसा वहां पर क्या हुआ जिसने गाड़ी में बैठे आदमी को झकझोर दिया? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी की शुरुआत करते हैं, कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वाकई में झकझोर कर देने वाली है और समाज को भी सीख देने वाली है। दोस्तों, 30 अगस्त 2015 को यूपी का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी कन्नौज में एक जगह पड़ती है छिबरा मऊ। उसी के चौराहे पर जाम लगा हुआ था। छिबरा मऊ चौराहा था, यहीं पर वो जाम था। उसमें बैठे अजय श्रीवास्तव, जो कि उस चमचमाती गाड़ी के मालिक थे और उनको बिजनेस के सिलसिले में गाजियाबाद जाना था। तो वह अपने किसी विशेष काम से कन्नौज से गाजियाबाद जा रहे थे और जैसे ही एक चौराहे पर वो बड़ी गाड़ी मतलब कार रुकती है तो अजय श्रीवास्तव जो हैं दोस्तों, वो एक बड़े दयालु किस्म के आदमी थे और वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 4-5 महिलाएं आ गई हैं जिन्होंने गंदे और मैले कपड़े पहन रखे थे और गंदे तरीके से कपड़े पहने हैं और उनका कपड़ा बहुत मैला था। पहनावे से देखने से लग रहा था कि जैसे वो लोग भीख मांगने वाली हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे चौराहों पर ऐसे लोग खड़े रहते हैं। तो अजय श्रीवास्तव का ड्राइवर जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे करता है, वैसे ही अजय श्रीवास्तव अपनी जेब में हाथ डालते हैं। जेब में पर्स और पर्स से कुछ रुपए निकालते हैं। रुपए निकालने के बाद हर एक महिला को अजय श्रीवास्तव ने 500-500 रुपए के नोट दिए और उसके बाद ड्राइवर ने देखा कि अब सिग्नल खुल गया है, तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो अजय श्रीवास्तव जो देखते हैं उनकी गाड़ी की खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है, बाबूजी ये पेन खरीद लो, सिर्फ 5-5 रुपए के हैं। अजय श्रीवास्तव जैसे ही इस महिला को देखते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे वो उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं। अजय श्रीवास्तव ड्राइवर को गाड़ी साइड लगाने के लिए कहते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी। अजय श्रीवास्तव गाड़ी के शीशे को नीचा करते हैं और जब उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह महिला गाड़ी के मालिक को देखकर कहती है कि आप तो अजय जी हो। तो गाड़ी के मालिक कहते हैं, हाँ मैं अजय श्रीवास्तव हूँ। अजय श्रीवास्तव फिर से सवाल करते हैं, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? दोस्तों, दरअसल ये महिला कोई और नहीं, अजय श्रीवास्तव की तलाकशुदा पत्नी है, लेकिन मतलब पत्नी थी। दोनों का तलाक 3 साल पहले ही हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अजय श्रीवास्तव उससे पूछते हैं, मतलब कि अपनी पत्नी से जिससे कि उनका तलाक हो चुका था। इसका नाम आरती था। आरती, तुम तो अच्छे खासे घर की लड़की हो और जब हमारा तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तब तो तुमने मेरे नाम पर 50 लाख का जुर्माना लगाया था। मैंने भी 50 लाख हर्जाने के तौर पर तुम्हें दिए भी थे, फिर भी तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? और आज तुम दर-दर की ठोकर क्यों खा रही हो और रोड पर इस तरह का काम कर रही हो? इस पर आरती कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अजय श्रीवास्तव अब आरती से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार में आकर पिछली सीट पर बैठ जाओ। और अजय श्रीवास्तव अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई पीछे वाला दरवाजा खोल दीजिए। तुरंत ही उनका ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल आरती कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वह कार में बैठती है, वहां के आसपास के कुछ लोग थे जो दुकानदार थे,
उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक गरीब महिला को एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं अपहरण करके लेकर जा रहा है। वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और आखिर एक बड़ी गाड़ी वाला आदमी, अमीर आदमी, एक गरीब औरत को क्यों लेकर जा रहा है, उसे अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया है। दोस्तों, जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली और औरतें थीं, तो उन्हें ये सब कहानी नहीं पता थी कि आखिर ये महिला कार में क्यों बैठ रही है और इस बड़ी कार में बैठे इस आदमी से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं की तरह आसपास के लोगों ने भी आपस में जब तेजी से बात करना शुरू कर दिया तो वह सारी बातें धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर पूरे बाजार में फैल गई थी और पूरे बाजार वाले इकट्ठे हो गए। जैसे ही पूरे बाजार के लोग इकट्ठे होते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गाड़ी का शीशा नीचे की ओर करवाते हैं, महिला से कहते हैं, बहन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चलो गाड़ी से नीचे उतर जाओ। तो महिला कहती है, दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति हैं, अजय श्रीवास्तव, और ये मुझे जबरदस्ती लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हूँ। और अब बिना कहा सुनी के अजय श्रीवास्तव आरती को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और अब उनकी गाड़ी एक होटल के बाहर रुकती है और अब वो होटल पर जाकर बैठे हैं और वहाँ पर अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम बाजार से इनके लिए 2-3 अच्छी सी साड़ी खरीद के लेकर आओ और इनके लिए 2-3 जोड़ी चप्पल भी खरीद के लेकर आना। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल की दुकान से सब सामान लेकर आता है। फिर तब तक वहाँ होटल पर बैठे बैठे अजय श्रीवास्तव अपनी तलाकशुदा पत्नी आरती से कहते हैं, ऐसा है कि तुम होटल के अंदर जाओ, वहाँ महिला स्नान घर है और वहीं जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ। और अब आरती स्नान करके नए कपड़े पहनकर आती है। नए कपड़े पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई नई नवेली दुल्हन हो। और अब अजय श्रीवास्तव आरती को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और वह सोचते हैं, हालात भले ही कैसे भी बदल गए, लेकिन इसका व्यवहार और इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। ये तो सिर्फ हालात और मजबूरियों की मारी है। अजय श्रीवास्तव उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से गाजियाबाद जा रहा हूँ, तुमसे 1-2 दिन में आकर जरूर मिलूंगा, तुम मुझे अपना पता जरूर लिखवा दो, तुम किस जगह पर रहती हो तो मैं वहाँ पर गाजियाबाद से वापस लौटने के बाद आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वह कहती है, ठीक है, और वह अजय श्रीवास्तव को अपने घर का पता देती है। अजय श्रीवास्तव आरती को उसके घर से थोड़ी दूरी पर छोड़कर अपने काम की ओर निकल जाते हैं और वहीं से आरती अपने घर की ओर लौट जाती है, अपने कमरे पर चली जाती है। अजय श्रीवास्तव कन्नौज से गाजियाबाद चले जाते हैं और गाजियाबाद में अपने सारे जरूरी काम निपटाकर दूसरे दिन गाजियाबाद से कन्नौज के लिए रवाना हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहां से निकल पड़ते हैं। रात हो जाती है तो वे होटल में कमरा ले लेते हैं और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो अजय श्रीवास्तव की वह रात कट नहीं रही थी, न इधर आरती की जो वह चौराहे पर भीख मांगने वालों के साथ रह रही थी, उसकी भी रात नहीं कट रही थी। इधर आरती को भी कुछ कंफ्यूजन था, शक था कि क्या अजय श्रीवास्तव उससे मिलने के लिए दोबारा आएंगे। यही सोच सोच कर उसकी भी रात नहीं कट रही थी। दोनों ने करवट बदल बदल कर रात काटी। अगले दिन अजय श्रीवास्तव आरती के दिए हुए पते पर, बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि आरती वहां पर नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वह फिर से अपने काम पर निकल चुकी है। फिर वह उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर आरती उन्हें पिछले दिनों मिली थी। आखिर वे चौराहे पर आरती को ढूंढ ही लेते हैं और आरती को फिर से अपनी गाड़ी पर बिठा लेते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद वापस उसी जगह आते हैं जहां पर आरती रह रही होती है। आरती का घर तंग गलियों के अंदर था और वह एक छोटे से गंदे से कमरे में रहती थी। अजय श्रीवास्तव जब उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा पलंग है और उसके ऊपर कुछ मैली सी चादर बिछी हुई है। उसके ऊपर वहीं दीवार पर अजय श्रीवास्तव और आरती की शादी की एक फोटो टंगी हुई है। उस फोटो पर अजय श्रीवास्तव की नजर पड़ती है, यानी कि अजय श्रीवास्तव की निगाह जैसे ही फोटो पर पड़ती है तो आरती से पूछते हैं,
आरती, हमारा तुम्हारा तो तलाक हो गया था, वो भी 2-3 साल पहले ही हो चुका है। हम दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो गए और कोर्ट के जरिए सब बंटवारा भी हो चुका था। सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था। तुमने मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना और हर्जाना भी लगाया था और वह 50 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। तो ये तस्वीर आखिर तुमने क्यों लगा रखी है? आरती फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन इस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी। दरअसल मैं आपको कभी भी तलाक देना नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी, यानी कि तलाक से पहले किया करती थी। तो अजय श्रीवास्तव कहते हैं, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो तुमने तलाक मुझे क्यों दिया? तब आरती अजय श्रीवास्तव को पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि दरअसल मेरी माँ तो बचपन से ही मुझे छोड़कर चली गई थी भगवान के पास, और घर पर मैं, मेरा भाई और मेरे पिता थे। मेरी एक बड़ी बहन भी है, पर मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा दोनों ही बहुत लालची किस्म के इंसान हैं। माँ के ना होने के कारण मुझे ये कभी पता ही नहीं चला। मुझे कभी इंसानों की परख भी नहीं करने आई कि कौन सही है और कौन गलत। मेरे लिए क्या गलत रहेगा, मेरे लिए क्या सही रहेगा, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। पर मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा जो हैं दोनों ही बहुत लालची किस्म के इंसान हैं। जब आपका रिश्ता मेरे लिए आया था तब सबको पता था आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, धन है और आप अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। तो मेरे घर वाले और मेरी दीदी जीजा जो हैं वह लोग हमारे रिश्ते के लिए जब आपके यहाँ देखने गए थे तो उन्होंने देखा कि आपके यहाँ पर सब कुछ भरा पूरा है। ये तो बड़े रईस आदमी हैं, इनके पास बहुत सारा धन दौलत है। उन्होंने सोचा कि भले ही हमें जो चाहे करना पड़े, लड़का इकलौता है, हम आरती की शादी तो यहीं पर करा कर रहेंगे। और आखिर में भी वही हुआ। मेरी शादी आपके साथ हो गई। मेरी दीदी और जीजा बहुत चालाक किस्म के इंसान हैं। उनकी बात मेरे पिता और भाई हर तरफ से सुनते थे, मानते भी थे। यानी आरती के मायके में उसकी दीदी और जीजा जी की चलती थी। भाई और पिता उनकी सब बात मानते थे। जब मैं दुल्हन बनकर आपके घर पर आ चुकी थी तो हमारा रिश्ता जैसे तैसे 1-2 साल तक ठीक ठाक चला, पर मेरे घर वालों को ये सब सहन नहीं हो रहा था। तब मुझे समझ नहीं आया। धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वह ऐसा माहौल बना देते जिससे मुझे लगता था कि आप दोनों, मम्मी और आप, मुझे पसंद नहीं करते और आप मेरे साथ बिना मन के एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। और सचमुच एक दिन मैं उनके बहकावे में आ गई और उसके बाद धीरे धीरे, देखते ही देखते मेरे दीदी जीजा, मेरे भाई पिता सब लोग मुझे भड़काने में कामयाब हो गए और मैं उनके बहकावे में आ भी गई और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो गई। और हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमारे बीच तलाक की नौबत आ जाती है। कोर्ट में तलाक का मामला चलता है। मेरे घर वालों को तो पता ही था कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो अगर मैं आपके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो आप हमें आराम से जुर्माना दे देंगे और पैसे को लेकर हम लोग, मतलब मेरे दीदी जीजा, मेरे पिता और भाई, अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि वे लोग मेरा घर बिगाड़ रहे हैं, मेरा घर खराब कर रहे हैं, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और मैं बेवकूफ भी अपने पापा भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी। और आखिर कोर्ट में केस चलता है और मैंने परिवारजनों के कहने पर 50 लाख का जुर्माना आप लोगों पर ठोक दिया। दोस्तों, जो ये अजय श्रीवास्तव हैं और अजय श्रीवास्तव ने भी भरे कोर्ट में 50 लाख रुपए अदा किए। अब दोनों की समन टूट जाते हैं, यानी कि दोनों का तलाक हो चुका था। वह सारे पैसे आरती के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आरती के जीजा कहते हैं कि आरती देखो, अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है और इस तरह तुम अकेले कब तक रहोगी? अभी तो तुम्हारी बहुत जिंदगी बाकी है। अब हमें तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हमें लगता है कि अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा क्योंकि अभी तुम तलाकशुदा हो।
लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना एक छोटा सा घर बनाना होगा और एक जमीन तैयार करनी होगी जिससे कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अब उसके जीजा और उसके घर वाले 30 लाख रुपए प्लाट के नाम पर ले लेते हैं और बाकी के बचे हुए पैसे कभी वह घर के राशन के नाम पर, कुछ जरूरतों के नाम पर उससे वह रुपए मांगते रहते हैं और धीरे धीरे वो लोग आरती के सारे पैसे खा जाते हैं। और जब आरती के पूरे पैसे खत्म हो गए और आखिर में आरती को कुछ भी नहीं मिला, धीरे धीरे 1 साल भी बीत जाता है। तब तक आरती का इकलौता भाई जो था उसकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है तो वह आरती से जलन रखने लगती है और आरती उसको फूटी आंख भी नहीं सुहाती। आरती अब बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी तो वो मैच्योर नहीं थी, मतलब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, लेकिन अब हालातों ने उसे समझदार बना दिया था। वह उस समय उस अवस्था में नहीं थी कि वह चीजों को समझ पाए, लेकिन दोस्तों अब आरती सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन अब उसने अपने ही हाथों से अपने जीवन में आग लगा ली थी। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो आरती के भाई भाभी और उसके पिता ने उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वह अपने दीदी जीजा के पास पहुंच जाती है, उनसे अपने भाई भाभी और पिता की सारी बातें बताती है। तो दीदी जीजा भी कहते हैं कि तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चली जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की क्या होगी। इतना सुनते ही आरती को गहरा धक्का लगता है और आरती उनके घर से निकलकर अपनी सुध बुध खोकर वहां से चल पड़ती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, ना तो कहीं रहने का और ना ही कहीं खाने का। चलते चलते वह इतनी दूर निकल जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता वो कहाँ जा रही है। थक हार कर वह एक सड़क के किनारे आकर बैठ जाती है। उसके ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। वह भूखी प्यासी उसी सड़क के किनारे पर बैठी रहती है। फिर अचानक वह देखती है कुछ औरतें सड़क पर गाड़ी वालों को रोक रोक कर पैसे मांग रही थी। आरती काफी देर से उन महिलाओं को देख रही थी तो उनमें से एक महिला को लगा यह औरत भी जरूर मजबूर है। इसके चेहरे को देखने से ही लगता है यह भूखी प्यासी बैठी हुई है। वह महिला उसके लिए दया का भाव रखते हुए उसके पास आती है और उसे देखकर बोलती है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तब आरती बोलती है, हाँ, न मेरा कोई घर है न कोई ठिकाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। तब भीख मांगने वाली औरत उस पर दया करके बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो, हम लोग भी भीख मांगकर पेट भरते हैं, तुम भी हमारे साथ भीख मांग लो और अपना गुजारा करो। और उसे अपने साथ रख लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है, खाना देती है और अपने घर की ही बगल में एक छोटी सी कोठरी दिला देती है। अब आरती की मुलाकात मजबूरन रोड पर कुछ ऐसी महिलाओं से हो जाती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं। दोस्तों अब आरती से वो लोग कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। आरती उनके साथ रहने लगी, खाने लगी, जो कि उसका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे आरती भी उस धंधे में उतर आई। वह भी अब धीरे धीरे भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे भीख मांगने में बहुत शर्म आती थी और एक दिन उसने भीख मांगने से मना कर दिया। साथ की औरतों ने कहा भी कि तुम भीख नहीं मांगोगी तो कैसे अपना गुजारा करूंगी। तब उसने कहा, कुछ भी करूंगी पर भीख नहीं मांगूंगी। फिर उसने एक दिन उन्हीं भीख के पैसों से कुछ पेन खरीदे और जहां जहां वह औरतें भीख मांगती थी वह उनके साथ ग्रुप में रहकर उन पेन को बेचा करती थी, क्योंकि उन औरतों के साथ रहने से उसे अपनी सुरक्षा महसूस होती थी। इसीलिए जहां जहां वह भीख मांगती वहां वहां जाकर वो अपनी कलम बेचा करती थी, क्योंकि उसे लगता था जिसका दिल किसी को निस्वार्थ पैसे देने में हो सकता है तो क्या वह मेरी मजबूरी देखकर मुझसे पेन नहीं खरीदेगा। और मुझे यही काम सही लगा। तो आरती ने अपने छोटे से कमरे में अजय श्रीवास्तव को अपनी पूरी कहानी सुनाई। आरती की दर्द भरी कहानी सुनकर अजय श्रीवास्तव की आंखों से आंसू निकलकर धरती पर आकर गिर पड़े। अब आरती अजय श्रीवास्तव से पूछती है, माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि माँ आज भी वैसी ही है, माँ तुम्हें आज भी याद करती है। पता नहीं कितनी बार माँ ने मुझसे कहा भी, क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती।
लेकिन अब वे बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब मैं उनसे क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है और अब हम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। आरती अजय श्रीवास्तव से कहती है, अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो, इरादे नेक हो और जब ऊपर वाला भी चाहता है तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, धार्मिक तौर पर, कानूनी तरीके से हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर अजय कुछ पैसे निकालते हैं और कहते हैं कि ये पैसे तुम रखो, हर महीने जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं रख सकता मैं तुम्हें अपने साथ। यह कहकर आरती को पैसा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वह कार में जाकर बैठने लगते हैं, आरती उनके पास भागते हुए जाती है और उनके पैरों को पकड़ लेती है और पैर पकड़कर रोने लगती है। वह कहती है कि एक बार, बस मुझे एक बार मेरी सासू माँ से बात करा दो। एक वही थी जिन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार किया था, माँ की तरह प्यार किया था, और ना जाने अब आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी। यह सुनकर अजय श्रीवास्तव का दिल भी पिघल जाता है। अजय श्रीवास्तव अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और अपनी माँ को कॉल करते हैं और कहते हैं, माँ आरती मिल गई है, क्या आपको आरती से बात करनी है? तो जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है, यानी कि उनकी बहू आरती आज कितने दिनों के बाद उनके बेटे को मिली है, तो तुरंत और झट से अपने बेटे को बोलती है, हाँ बेटा, मेरी बहू से मेरी बात कराओ, मुझे अपनी बहू से बहुत सारी बातें करनी है। अजय श्रीवास्तव अपने फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी आरती को पकड़ा देते हैं। अब आपस में सास और बहू एक दूसरे से काफी बातें करती हैं और अब अजय श्रीवास्तव की माँ अजय से कहती हैं कि ऐसा करो कि तुम बहू को घर वापस लेकर आ जाओ। अब अजय श्रीवास्तव अपनी माँ की बातों को टाल नहीं सकते थे, मतलब उनकी बातों को काट नहीं पा रहे थे। अब अजय श्रीवास्तव आरती को अपनी कार में बिठा लेते हैं और सीधा लेकर अपने घर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों चौखट पर पहुंचते हैं, अजय की माँ अपनी बहू और बेटे की आरती करने लगती है। अजय श्रीवास्तव और आरती एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं और दोनों खूब रोती हैं। उसके बाद अजय श्रीवास्तव अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये कहाँ और क्यों चली गई थी? मैंने आपको आज तक नहीं बताया, मैंने सिर्फ यही बोला कि मैं नहीं जानता वह कहाँ और क्यों चली गई है, लेकिन मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। माँ, आरती ने मुझ पर तलाक का मुकदमा किया था और मुझ पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था और वह रुपए मैंने इसे दे भी दिए थे। उसके बाद भी आपको लगता है कि आरती को हमें अपने साथ रखना चाहिए, तो क्या इस महिला को इस घर में दोबारा रखना चाहिए? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम मुझसे चाहे बताओ ना बताओ, लेकिन मैंने तुम्हारे और आरती के बिछड़ने का दुख तो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ हमेशा देखा है। मुझे पता था कि तुम दोनों में ऐसी कोई बात हुई है जिसने तुम दोनों को अलग कर दिया है, बस यही नहीं पता था कि वह बात क्या है। मैं जानती हूँ तुम आज भी आरती से उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। माँ ने कहा, बेटा 50 लाख की बात छोड़ो, पैसा तो हाथ की मैल है, मेहनत करोगे तो फिर से कमा लोगे, पर बेटा अब आरती जैसी बहू दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। इसीलिए बेटा बीती हुई बातों को भूल जाओ, और बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। ये भी इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है। अगर इसे जो कोई भी गलती हो गई हो तो इसे माफ कर दो। तब अजय श्रीवास्तव अपनी पत्नी आरती को माफ कर देते हैं और दोनों पति पत्नी फिर से एक बार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।